नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं यूपीएससी GS1 के सारे सब्जेक्ट पूरे, जिसमें से हमने सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर ख़त्म कर चुका है और हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी का एक लेक्चर हो चुका है और आज हम कर रहे हैं सेकंड लेक्चर। इसके अंदर भी हम सीधा एड्रेस करेंगे PYQ और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि फ्यूचर के अंदर आ सकते हैं यूपीएससी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा दिन, जो कि ज्योग्राफी के ऊपर होने वाला है। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मैराइन रिसोर्सेज। ठीक है, ये है हमारा मैराइन रिसोर्सेज, पहला टॉपिक हमारा मैराइन रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन पढ़ लें। चलिए, डिस्कस द मैराइन रिसोर्सेज एंडोवमेंट इन इंडिया, व्हाट आर द इशू पर्टेनिंग टू द एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ मैराइन रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें मैराइन रिसोर्सेज के बारे में बताना है इंडिया के, और क्या करना है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं और उसको कैसे एफिशिएंटली और सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट करने में क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। राइट, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। थर्ड, हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेंगे कि बेसिकली इश्यूज़ क्या है। इश्यूज़ एक तरह से हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको तोड़ दोगे पॉजिटिव नेगेटिव में, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। राइट, तो सेम इसी में ही अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो हम नेगेटिव की बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं कि मैराइन रिसोर्सेज के एफिशिएंट और सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन को करने के लिए। समझ में आया? तो हमको वो लिखना है। लाइक इनमें से जैसे कुछ आ जाएगा हमारा एंथ्रोपोजेनिक इश्यूज़ हो जाएंगे, राइट, कुछ नेचुरल इश्यूज़ हो जाएंगे। तो सारे इश्यूज़ हम एड्रेस करेंगे अपने। तो फिलहाल अभी है क्वेश्चन को समझने का इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी से ही है कि ओशन रिसोर्सेज इन इंडिया। तो देखो, मैराइन रिसोर्सेज हो या ओशन रिसोर्सेज हो, बात एक ही है, बट दोनों डिफरेंट तरीके से बोली गई है। कैन बूस्ट द इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। कमेंट करो कि कैसे मैराइन रिसोर्सेज एम्पावर करती है या फिर बेहतर करती है इंडियाज़ इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को। राइट, तो आपको जब ये देखने क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये दोनों ही क्वेश्चन एड्रेस हो चुके हैं। ठीक है, चलो, पहले मैराइन रिसोर्सेज के बारे में पूछा है तो मैराइन रिसोर्सेज के बारे में बात कर लें। अब आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए कि मैराइन रिसोर्सेज में क्या क्या मिलता है, पानी में क्या क्या मिलता है। पानी में क्या क्या मिलता है? पानी में ऑब्वियसली बात है पानी मिलेगा पानी तो मिलेगा ही। और क्या मिलेगा उसमें? सबसे पहले मिलेगा हमारा मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स मिलेंगे हमें। और सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? हमारे फिश मिलेगी। सबसे पहले तो फिश ही आनी चाहिए। वैसे हमें सबसे पहले क्या दिखेगी? फिश आएगी, फिश, मिनरल्स। और क्या मिलेंगे हमारे? कुछ इसके मेराइन रिसोर्सेज से हमको और क्या क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? फ्रेश वाटर। और क्या होगा इससे? क्या क्या होगा इससे? हमारी एनर्जी जनरेशन भी होगी। तो एनर्जी जनरेशन भी होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इन्हीं पॉइंट को क्या करेंगे? सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि फिशरीज़ होगी, यानी कि अभी जैसे हमने लिखा फिशरीज़, तो इसको ये इट्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मिलेंगे जिसके अंदर हमारी क्या होगी? कुछ फूड रिसोर्सेज लाइक फिशरीज होंगी, कुछ नॉन फूड रिसोर्सेज होंगे, प्लैंकटन्स होंगे, वगैरह वगैरह। मिनरल्स के अंदर हमको पता ही है कि कुछ मिनरल्स डिपॉजिट होंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होंगे जो कि कुछ मेटेलिक होंगे, कुछ नॉन मेटेलिक होंगे, कुछ रेयर अर्थ मेटल होंगे लाइक हमारा मोनेजाइट समथिंग टाइप। राइट, और हमको क्या मिलता है? जैसे हमारा सैंड मिलता है, सैंड भी तो वहीं से मिलता है। और क्या? फ्रेश वाटर से हमारे डिसैलिनेशन। तो इसी को क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। 4 पॉइंट ये, उसके सब पार्ट्स पॉइंट में। जैसे एनर्जी कैसे मिलेगी? टाइडल एनर्जी, टाइडल में वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ठीक है, और जियोथर्मल एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मूव कर जाए, चलिए। तो देखते हैं मेराइन रिसोर्सेज। मेराइन रिसोर्सेज के अंदर हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा हमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में जैसे मैंने बताया कि कुछ फूड
फूड रिसोर्सेज लाइक फिश, क्रैब, प्रॉन्स वगैरह मिलेंगे। कुछ नॉन फूड रिसोर्सेज मिलेंगे कम्युनिटी लाइक कोरल्स, ठीक है, बट डिजास्टर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, मतलब डिजास्टर नहीं आने देते कोरल्स है, इट्स अ थिक शेल बना लेते हैं। प्लैंकटन्स, नेक्टन्स, बेंथॉस कम्युनिटीज, ये सारी चीज़ मिलती है, आपको पता ही होगा, इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने। क्योंकि मैं इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँ भी तो कैसे, ये एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट के सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो एक बार जब आप नॉर्मल सिलेबस भी पढ़ लोगे, इसमें हर एक उसमें यही वर्ड्स लिखा रखे हैं, तो इनको एक्सप्लेन करना ना करना बात एक ही है, उनको भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ आ जाते हैं हमारे मैराइन मिनरल्स, लाइक जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन लाइक मिनरल डिपॉजिट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और सी बॉटम। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है कि सी के अंदर, और दिस इज सी है, ठीक है, सी, इस सी के अंदर शेल्फ बने हुए हैं। अब या तो एक बॉटम है और शेल्फ बने हुए हैं, तो इसमें से क्या निकाला जाता है? हमारा मिनरल्स निकाले जाते हैं, तो इसलिए इसे मिनरल्स का पार्ट कहा गया है, इट्स अ पार्ट ऑफ मिनरल, राइट। कि बताए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या मिनरल का पार्ट थोड़ी है? हाँ, मिनरल्स का पार्ट है, चेक कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से मेटेलिक है, फ्यूल मिनरल्स हैं, और कुछ कंस्ट्रक्टिव मिनरल्स है, लाइक कंस्ट्रक्शन में जो काम आती हैं, जैसे ग्रेवल्स और सैंड वगैरह में। फिर आता है हमारा कुछ एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी लाइक टाइडल, वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी, राइट। चलिए, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि 3 बिलियन, लगभग 3 बिलियन पीपल डिपेंड करते हैं मैनराइन कोस्टल रीजन के ऊपर डायरेक्टली, ठीक है। और ये ब्लू इकोनॉमी 1 ट्रिलियन बाय 2030, 2030 तक ये जो ब्लू इकोनॉमी है 1/30 2030 तक इतनी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लेना। तो 3 बिलियन एज ए रिसोर्स के लिए यूज़ होता है, मैराइन रिसोर्सेज जो कोस्टल लोगों के लिए। फिश प्रोवाइड 4.3 बिलियन जो पीपल हैं वो डिपेंडेंट ऑन द फिश। एटलीस्ट 90% ऑफ द ट्रेड होता है वो सी से ही होता है। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स ओनली टूरिज्म इज देयर सोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर द स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट, सिंपल सी बात है। मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स हैं, जैसे जो प्रोटेक्ट करती हैं शोर लाइन्स को, हमारी शोर लाइन जो कि हमारी बाउंड्री को। मेराइन फाइटोप्लैंक्टन 50% जो ऑक्सीजन है वो उन्हीं से ही हमको मिल रही है, ठीक है। तो ये है हमारा इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्या ये इंपॉर्टेंस लिखने के लिए बोला था? नहीं बोला था, फिर भी हमने लिखा। हाँ जी लिखा, क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स कहीं ना कहीं अगर हमारे पास ज़्यादा नहीं होते तो हमको इसको लिखना पड़ता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्योंकि 3 पेज हैं, आपके पास पॉइंट कम है, ठीक है, और आप नहीं बताओगे उनका इंपॉर्टेंस तो फिर तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप चलो स्पेस भी करना तो आप एग्जाम्पल में यहाँ बता सकते हो, आप एग्जाम्पल में यहाँ बता सकते हो कि मैराइन रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस है कि 1.3 बिलियन वगैरह 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 करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो आप सेपरेट हेडिंग करके भी बना सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ये पता चला होगा, दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है कि इंडियाज इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस, कि ओशन रिसोर्सेज इंडियाज बूस्टिंग इंडियाज इकोनॉमी। तो इंडियाज इकोनॉमी में तो ये पता ही चल रहा है कहाँ पर है कि फ़िश है 3 बिलियन है, डाटा है 4.3 बिलियन का है, 90% ट्रेड है, टूरिज्म है। तो इकोनॉमी तो ऑलरेडी हो गया, अब सोशल प्रोग्रेस और देख लेते हैं। चलो, तो एक पार्ट तो कवर हो गया ये रहा, जिसमें से छः पॉइंट्स आ गए। दूसरा आता है इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ऑन द मैराइन रिसोर्सेज। जैसे वही ना, इश्यूज़ पूछा था मैं, इश्यूज़। तो ये इश्यूज़ क्या है कि मैराइन रिसोर्सेज के अंदर हमारी क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे कि इम्पैक्ट ऑन, जो कि बात इम्पैक्ट हो रही है ओशन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जिसमें से हमारा क्या हो रहा है, 60% ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर थ्रेटन। जो कोरल रीफ्स है वर्ल्ड की 60% वो थ्रेटन है। मैराइन हीट वेव बहुत ज़्यादा बह रही हैं। फिश स्टॉक डिक्रीज़ होता जा रहा है, बाय 50% से डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो चुका है बहुत ज़्यादा। ओशन फूड पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है, जो कि फूड चेन है, बिकॉज ऑफ ओवरफिशिंग की वजह से फूड चेन में इंपैक्ट आ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कोरल ब्लीचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है, मैराइन हीट इम्पैक्ट कर रही है हमारे फूड सिस्टम को,
ये मराइन हीट है ना, फूड सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही है। जैसे हमारा ऑयस्टर हो गया, ऑयस्टर मोर्टेलिटी सिंड्रोम, चेंज द बिहेवियर ऑफ द हैबिट ऑफ द फिश, इस पर इम्पैक्ट कर रही है। एज पर द ग्लोबल एसेट रिपोर्ट, इसके हिसाब से 1 मिलियन स्पीशीज़ हैं वो थ्रेटेंड है, आर थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, जिससे हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये कुछ इम्पैक्ट है। दूसरा आ जाते हैं, कुछ इम्पैक्ट ये भी हैं, जैसे कि हमारा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेड जोन, एज पर यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओशन असेसमेंट रिपोर्ट, आपको ये ज़रूर लिखना, आप मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ डेड जोन बढ़ते जा रहे हैं। डेड जोन क्या होते हैं? वो जोन जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से फिशीज़ और मेराइन रिसोर्स, जितने भी मेराइन जीवन हैं उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, जिससे फॉर एग्जांपल 500 डेड जोन्स अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में लगभग 500 से ज़्यादा डेड जोन बन चुके हैं, राइट। कोरल ब्लीचिंग होती जा रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है? इम्पैक्ट ऑन द सी ग्रास, सी ग्रास इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यूट्रिफिकेशन। व्हाट इज़ यूट्रिफिकेशन? यूट्रिफिकेशन होता है कि आप जब भी डंपिंग करते हो, ठीक है, किसी भी एरिया के अंदर, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वहाँ के अंदर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये एक पॉन्ड है, ठीक है, और ये एक खेत एग्रीकल्चर, यहाँ से जो पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं खेत, तो इसका जो पानी होता है वो लीच करके इस नदी में चला जाता है, ठीक है। जब ये नदी में चला जाता है तो इसके अंदर जो जो भी छोटी छोटी वो होंगी, वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, जिसकी वजह से एक चीज़ क्रिएट होगी, हमारा जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं लाइक फिशेज़ वगैरह हो गई छोटी छोटी, ठीक है, बेंथॉज हो गए, प्लैंक्टन्स हो गए, वो क्या करने, वो मरना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ कि जो हमारा ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, और ऑक्सीजन कम होती जा रही है क्योंकि बाकी यूज़ कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से ही यूट्रिफिकेशन होता है। अब ये चीज़ क्यों बढ़ रहे हैं, ये छोटे छोटे क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ जो कि पेस्टिसाइड वगैरह जो गंदा पानी या डंपिंग कर रहे हैं उसकी वजह से। तो यूट्रिफिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आता हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम, जो कि लॉस हो रखा है, लगभग 40% ऑफ द मैंग्रोव एरिया लॉस हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ पोलार इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट हो रहा है। एग्जाम्पल है नैरो थर्मल टॉलरेंस की, जो कि उनकी पोलार रीजन की जो टॉलरेंस है हीट को कंट्रोल करने की, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, टॉलरेंस उनकी कम होती जा रही है। एग्जाम्पल एडेलाइन पेंगुइन्स, उनको इम्पैक्ट हो रही है, राइट। चलिए अब देखो, सारा का सारा हमने कर लिया, हमने मेराइन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ लिया, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पढ़ ली। अब क्या बचा? इसके अंदर हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ लिया था, बट सोशल प्रोग्रेस के बारे में नहीं पढ़ा था। अब वो पढ़ लेते हैं, आप खुद से इसको ऐड कर लेना, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से इसको ऐड कर लेना। सोशल प्रोग्रेस लिख लेना यहीं पर, इसको ज़रूर याद रख लेना, फ्लेम्स निमोनिक है, याद रहेगा और काम भी बहुत आएगा बाकी क्वेश्चनों में, मेराइन से रिलेटेड स्पेशली। जैसे कि आता है हमारा एफ से मतलब होता है हमारा सोशल क्योंकि हमारा ओशन या मेराइन रिसोर्सेज हमको कैसे हेल्प करते हैं इंडिया के सोशल प्रोग्रेस में। तो पहला क्या हमारा एफ से, हमारा इट हेल्प करता है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है हमारा फिशरीज़, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा वर्ल्ड के अंदर। दूसरा लिवलीहुड, लाइवलीहुड मेंटेन, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा 4 करोड़ डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे लोग लिवलीहुड के लिए, किस पे, फिशरीज़ पे, मेराइन रिसोर्सेज पे। फिर आता है हमारा, ये क्या करती है हमारा, एक्सेलरेट करती है हमारी इकोनॉमी को, लोकल इकोनॉमी, एक्सेलरेट लोकल इकोनॉमी, जो कि हमारा है 4% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी। दूसरा मार्केट, मार्केट बनाती है, मार्केट एंड ट्रेड। और कौन सी हमारा, इकोलॉजिकल सर्विस, जैसे कि हमारा प्रोटेक्ट करती है हमारे सुनामी से,
जो कि कोरल्स होते हैं हमारे, मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है, वो भी तो मेराइन उसका ही पार्ट है। तो हमको किससे प्रोटेक्ट करती है, हमारे इकोलॉजिकल सर्विस देती है हमको। और ये करती है हमारा सोशल एंड कल्चरली भी इससे अटैच है। फॉर एग्जांपल जैसे नराली पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा जो कि महाराष्ट्र के अंदर एक फेस्टिवल है, वो बनाया जाता है। एक ऐसी सुंदरबन में एक फेस्टिवल है जो कि है हमारा बिन बॉन बीबी, सुंदरबन को एक फेस्टिवल है, याद रखना, बॉन बीबी, जो कि मैंग्रोव की पूजा वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा इससे क्या होता है, हमारा सोशल प्रोग्रेस में हेल्प करता है, राइट। इसको यहीं पर लिख लेना, तो आपको दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इसी में। अब जाता है हमारा आर्टिक, ये है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। व्हाट इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि आर्टिक रीजन के अंदर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है एल्बिडो के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि एल्बिडो एल्बिडो रिड्यूस होता जा रहा है, और जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वहाँ की जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। वही बात यहाँ पर लिखी है कि आर्टिक रीजन वार्म एट फास्टर रेट जब हो, उसी को कहते हैं आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके आर्टिक एम्प्लीफिकेशन के क्या क्या रिजल्ट हो रहे हैं, जैसे कि हमारा आइस एल्बिडो। व्हाट इज एल्बिडो? एल्बिडो होता है कि जब भी, क्योंकि क्योंकि आर्टिक रीजन के अंदर पूरी पूरी बर्फ ढकी होती है, राइट, और जब भी कोई सूरज की किरणें बर्फ की जगह वाइट श्वेत रीजन पे टकराएगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस गैस या इन सब की वजह, वार्म होने की वजह से, क्लाइमेट का एटमोसफेयर वार्म होने की वजह से जब ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाती है, तो ओशन के डार्क रीजन सरफेस पे शो होने लगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से जो लेयर थी किसकी, बर्फ की, वो हट गई। जब डार्क रीजन आए तो क्या हुआ, सूरज की किरणें यहाँ पर आई, और ऑब्वियस सी बात है, डार्क ब्लैक, हमको सभी को पता है कि ब्लैक या फिर डार्क चीज़ों पर जो रेज है वो कम रिफ्लेक्ट करती हैं, उसको वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं रेज। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। एल्बिडो होता क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, किसी भी सरफेस की। यहाँ पर है आइस, तो आइस की रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी कितनी है वो बता रहा है। तो ये जिसकी वजह से वहाँ पर जो रिफ्लेक्ट बैक होता है वो रिड्यूस हो जाता है, किसका, सन की रेज का, जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन बैक टू द स्पेस, रीजन बिकम्स वार्म, ठीक है, ये कम हो जाता है, इसकी वजह से रीजन क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। अब जाता है हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। सिंपल सी बात है कि जब हमारा एरिया वार्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट आएगी, होगी, जिसकी जो कि हमारे टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर चेंजेस आएगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर चेंज आएगा, तो वहाँ पे जो पोलार जेट स्ट्रीम है और वेदर सिस्टम है वो अफेक्टेड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड और हीट वेव्स हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे, कोल्ड वेव और हीट वेव्स। परमाफ्रॉस्ट, व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट होता है जब ग्लेशियर या फिर वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो बर्फ़ से ढकी हों। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जहाँ पर ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है, तो वो वो क्या होगी, मेल्टिंग होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेल्ट होता जाएगा। ये भी मेल्ट होता जाएगा, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन है वो CO2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस बनेगी, और ये ग्रीन हाउस गैस इतनी ज़्यादा है, तो एज़ पर UNEP 2022 की रिपोर्ट में अगर बात करें तो लगभग 15,000 बिलियन टन जो परमाफ्रॉस्ट है वो CO2 को होल्ड करती है, तो वो एयर में चली जाएगी, जिससे और ज़्यादा ये डबल इफेक्ट करना शुरू कर देगा, राइट। सेम ब्लूम इन द फाइटोप्लैंक्टन्स रेयरली ऑब्जर्व इन द आर्टिक वाटर। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो बहुत कम दिखेंगे आर्टिक वाटर के अंदर। ग्लोबल ओशियनिक इम्पैक्ट होगा, यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ एमॉक होगा, एमॉक का डिस्टर्बेंस होगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं ओशन सैलिनिटी के ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से जो हमारा पानी का सर्कुलेशन है
ठीक है। यहाँ से जो पानी का सर्कुलेशन हो रहा है कि पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ घूम के आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ एमॉक। शॉर्ट में अभी यही बता सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्लास पूरी नहीं करने बैठे, हम यहाँ पर मेंस की तैयारी करें। मैं मानता हूँ कि आपको ये सारी टर्म्स आती होंगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एमॉक सर्च मारो, इसमें से मुश्किल से 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी, आप देख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एमॉक भी इससे प्रभावित होगा। तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या हो रहा है? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन से क्या होगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, वेदर पैटर्न चेंज होगा, कोल्ड वेव, हीट वेव, ओशनोग्राफी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैस तो होगी, और क्या होगी? ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लेशियर रिट्रीट करेंगे, और क्या होगा? हमारा जो इकोसिस्टम है वो चेंज होगा, अल्टर्ड होगा, राइट। अब इसको कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या मेजर्स किए जा रहे हैं? इनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? इनको कंजर्व करने के लिए ये किया जा रहा है कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए किया जा रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक तरह से वे फॉरवर्ड के फॉर्म में आप किसी भी पॉइंट में डाल सकते हो, वे फॉरवर्ड की ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसका कंक्लूजन नहीं बताया, तो आप कंक्लूजन के टर्म्स में ये लिख दो कि क्या क्या कर सकते हैं। मेजर्स क्या ले रही इंडिया? जैसे इंडिया क्या BI स्टैंड बैंड माइक्रोप्लास्टिक कर दिया है, और क्या किया? कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट बनाई है, ब्लू बॉन्ड बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, नेशनल कमेटी ऑन मैंग्रोव वेटलैंड कोरल रीफ्स के ऊपर है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, CRZ जोन है, PM मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है। तो आप इससे आप एक बेहतर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू आप ये फॉरवर्ड बना दो, या कॉन्क्लूजन लिख दो। दूसरी चीज़ सेम यहीं पर इंटरनेशनल अलायंस है, यानी कि इंटरनेशनली क्या किया जाए, इंटरनेशनली इसको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाए। इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव है, उससे जुड़ लिया जाए। और क्या क्या? मैंग्रोव मैजिक मैंग्रोव मूवमेंट है, ब्लू नेचर अलायंस है, बेजल नॉर्म्स है, लंदन डंपिंग है जो कि मेराइन के लिए है, इंटरनेशनल कोरल रीफ इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे के सारे आप लिख सकते हो, राइट। ये सारे के सारे कहाँ पर पढ़ोगे आप? ये सारे के सारे नाम आप इन्वायरमेंट के प्रीलिम्स की उसमें पढ़ोगे, ठीक है। चलिए मूव करें नेक्स्ट पे। तो या फिर अगर आपको ये भी ना लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसके कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा कंप्लीट वे फॉर पूरे क्वेश्चन को मिला के कि जो मैराइन रिसोर्सेज नॉट ओनली हेल्प इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी, लिवलीहुड, मार्केट, also maintaining social culture, but also help in making inclusive growth जो हेल्प करेगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपिंग गोल को पूरा करने के लिए। आप ऐसा करके कंक्लूजन बना सकते हो, राइट। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और उनको मीट कर सकते हैं हमारे थ्रू बेटर मेराइन रिसोर्सेज को करके, जिससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमी प्लस क्या मिल रहा है? हमारा सोशल प्रोग्रेस भी हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है? तो आप ऐसे भी डायग्राम भी बना सकते हो भाई, एग्जाम्पल जिससे मैंने बताया था, जैसे हमारा इकोनॉमी प्लस सोशल प्रोग्रेस इज इक्वल टू इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसे करके लिख दो, डायग्राम छोटा सा बना सकते हो। घूम फिर के आपको ही क्या होना चाहिए? आपको ही अलग अलग चीज़ें करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो ये थॉट बनाना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे यूनिक चीज़ लेके आई जा सके अपने आंसर्स के अंदर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। मेराइन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ओशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस पीपल हु डिपेंड ऑन द फिशिंग एक्वाकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज का। सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये रहा पहला, ये सारा का सारा यूज हो जाएगा इसी के अंदर। मेराइन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन ओशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है लिवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल्स हु डिपेंड्स ऑन द फिशिंग एक्वाकल्चर एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। पहली चीज़ ये सारा का सारा इसी के अंदर आ जाएगा। प्लस अब आपको तो ये छोटे पॉइंट कम लग रहे होंगे, चलो मैं एक और पॉइंट दे देता हूँ कि वही मैंने बताया था इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। दूसरा हमारा डिजास्टर रेजिलियंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजास्टर। तो आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या नहीं जोड़ा? इसके अंदर हमने ट्रेड भी नहीं जोड़ा, इसके अंदर और क्या नहीं जोड़ा? हमने टूरिज्म भी नहीं जोड़ा। या फिर हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं और करके
कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि लाइवलीहुड के लिए क्या ज़रूरी है, लाइवलीहुड के लिए क्या ज़रूरी है, खाने पीने के लिए हमें फूड ज़रूरी है, न्यूट्रिशन ज़रूरी है, राइट। हमको, और वो फूड कहाँ से मिलेगा, हमें फिशरीज से मिलेगा, ठीक। फूड रिसोर्सेज बात आ गया। और जीने के लिए हमको उनकी लहरों से भी बचना है, किनकी, पानी की। तो डिज़ास्टर से बचने के लिए मैंग्रोव भी ज़रूरी है। अब मैंग्रोव ज़रूरी है, फिर दूसरी चीज़ है कि इंडस्ट्री की, आगे इंडस्ट्री के लिए बात कर लो कि इंडस्ट्री में क्या, हमारा मिनरल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ठीक है, एनर्जी है, और क्या, फिशरीज़ है, वही। तो ऐसे ही करके आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कि जीने के लिए क्या ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या ज़रूरी है। आप थोड़ा बहुत ध्यान रख के आप सेम, या फिर इसी को याद रख लो, फ्लेम जो मैंने बताया था, उसी से सारे पॉइंट आपके यहाँ के निकल के आ जाएंगे। एक ही तो याद करना, एक पॉइंट याद करना, आपके 3 क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें, राइट। चले मुँह पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेल्युएट cause, impact and change in the critical geographical features such as glacier, coral reefs and wetlands. Forest, how can we conserve these and restore them? चलो पॉइंट, क्वेश्चन के पॉइंट देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है वो। इवेल्युएट करो कॉज, इम्पैक्ट एंड चेंजेस इन द क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स। क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, किन के, ग्लेशियर के कॉज, इम्पैक्ट और उसके अंदर क्या क्या क्रिटिकल चेंजेस हैं, कोरल्स के कॉज, इम्पैक्ट और क्या क्या उसके फीचर्स हैं, सेम वेटलैंड और वेटलैंड फॉरेस्ट के अंदर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, और वो कैसे कंजर्व किए जा सकते हैं और रिस्टोर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है ग्लेशियर्स के इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका कॉज क्या है। सबसे पहले ग्लेशियर से इशू से रिलेटेड क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरी सेम चीज़, हमारा कोरल रीफ के डिप्लीशन का हमारा क्या कॉज है और उसका क्या इम्पैक्ट है, कि ग्लेशियर मेल्टिंग का क्या कॉज है, क्या इम्पैक्ट है, कोरल रीफ का जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है उसका क्या कॉज है, क्या उसका क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट कहीं पर भी है। वेटलैंड है, उसका जो डिप्लीशन हो रहा है उसका क्या कॉज है, क्या इम्पैक्ट है, हमको ये पहले उसमें बताना है। और ये कैसे कंजर्व और रिस्टोर किए जा सकते हैं, ये तो पहले पार्ट में ये बताना है, दूसरे पार्ट में ये बताना कि कैसे कंजर्व और रिस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। आधा तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑब्वियस बात है, ग्लेशियर मेल्टिंग अभी हो रही है तो उससे क्या कॉज है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, ये तो हमने आर्टिक एम्प्लीफिकेशन के अंदर ही पूरा पढ़ लिया। सेम कोरल रीफ से वेटलैंड और फॉरेस्ट, चलो। ऑल दीज ग्लेशियर्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड एंड फॉरेस्ट आर द वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट अर्थ इकोसिस्टम से। ओवर द फ्यू पास्ट ईयर्स दीज फीचर्स हैव अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यू टू द वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स। ये कुछ विगत वर्षों के अंदर इसके अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आया है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर की वजह से, मतलब ह्यूमन की चीज़ों की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। और वो कहीं ना कहीं दीज चेंजेस हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। बेसिक इंट्रो, चलो। कॉज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ द चेंज इन द क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर। देखो, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर क्या है, तो ग्लेशियर रिट्रीट किए हो रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मेन क्या कॉज है, इसका मेन कॉज है हमारा राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस हो रही है। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है हमारा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो रहा है, क्या हमारी सुनामी आ रही है, ठीक है। और क्या हो रहा है, डिजास्टर देखने को मिल रहा है हमें, कोस्टल रीजन पूरे पूरे डूब जा रहे हैं, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। और क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, जिससे रिड्यूस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है, तो ये प्रॉब्लम है। कोरल रीफ से देखने से प्रॉब्लम क्या है, तो कोरल रीफ क्या करती है हमारी, कोरल रीफ क्या करती है हमारी, प्रोटेक्ट करती है कोस्ट लाइन को, क्योंकि वो किससे बनती है हमारी, कैल्शियम कार्बोनेट से, एक्सोस्केलेटन से, तो वो प्रोटेक्ट करती है हमें, जो कि पानी के बहाव को रोकती है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है,
एसिडिफिकेशन हो रहा है इनका, रीफ डिग्रेडेशन हो रहा है, एल्गी ओवर ग्रोथ हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, राइजिंग सी लेवल, ठीक है, एडेप्टेशन चैलेंजेस, थ्रेट टू द इकोसिस्टम सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वेटलैंड्स पे जाते हैं। वेटलैंड्स कॉज ऑफ डिप्लीशन क्या है वेटलैंड्स का? जैसे क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन स्पीशीज, पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन, सेडिमेंटेशन, और क्या हमारा ओवर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स तो मैंने वैसे बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर वेटलैंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, कोरल रीफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन कोई आ जाए, तो आप ये सारे पॉइंट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो वेटलैंड्स का इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे कि हमारा हैबिटेट लॉस हो जाएगा, इंक्रीज फ्लडिंग हो जाएगी, शोरलाइन इरोजन हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, इकोनॉमिक डिटेरियोरेशन हो जाएगा, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी, लिमिटेड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, वाई लिमिटेड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी की होगी? क्योंकि वेटलैंड्स होते हैं हमारे इकोटोन्स, जो कि हाईली क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लोग इनके ऊपर लिवलीहुड के लिए, अपनी जीवनचर्या के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जब ये खतरे में होंगे तो ये खतरे में होंगे, जब ये खतरे में होंगे तो कहीं पर पॉवर्टी लेवल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ, ठीक है, कोशिश करो जितना ज़्यादा ऐसे याद करने की जहाँ पर आपको इतना ध्यान याद ना करने, लाइक फॉर एग्जांपल सीरीज बना लो, जैसे कि हैबिटेट लॉस, ठीक है, फ्लडिंग हो जाएगी, जब फ्लडिंग हो जाएगी लाइवलीहुड हो जाएगा, लाइवलीहुड में होगी तो हमारी पॉवर्टी आ जाएगी, जब पॉवर्टी आ जाएगी, ठीक है, और ये सारे तो ऐसे लाइन बना के अगर चीज़ों को याद रखोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। अगर हर एक चीज़ के निमोनिक बनाने बैठ गए तो बस तो काम नहीं चलेगा। समझ में आया? आ जाते हैं हमारा फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, कॉज ऑफ डिप्लीशन क्या है? सिंपल सी बात है, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, इरोजन, और क्या हमारा डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर, और क्या हमारा क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो जाना, फूड सिक्योरिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम कॉज। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? फॉरेस्ट को काटने हो रहा है, तो इसके अंदर सेम वही एग्जांपल आप रिसेंट का एग्जांपल लिख सकते हो कि उत्तराखंड के अंदर एनिमल और ह्यूमन के बीच में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पर ह्यूमन लाइफ कहीं ना कहीं दाव पे लग रही है, क्योंकि ह्यूमन फॉरेस्ट के अंदर इंक्रोचमेंट करते जा रहा है, अंदर घुसते जा रहा है, और एनिमल्स के पास कोई चारा नहीं है कि वो उनकी एरिया में आए। उनके एरिया मतलब वो तो उनके एरिया में नहीं, घूम फिर के वो उसी एरिया के अंदर है, तो वो ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही। ठीक है, फिर क्या तुम्हारा फॉरेस्ट हटेंगे तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होगी, सॉइल इरोजन होगी तो भाई लैंड स्लाइड होगी। ठीक है, वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, लॉस ऑफ हैबिटेट होगा, ड्रॉट होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंड स्लाइड होगी। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट होगी, ड्रॉट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं, क्या क्या हो सकता है, सिंपल सा है। मूव करें नेक्स्ट में। अब तो कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, पहला ग्रीन हाउस गैस था। ठीक है, ग्लेशियर रिट्रीट होता है, ग्रीन हाउस गैस कम कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कट रहे थे, फॉरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉटेशन कम कर सकते हैं, कोरल वेटलैंड को रोक सकते हैं, जैसे कि हमारा सेट कंजर्वेशन गोल, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, डेवलप अर्ली वार्निंग सिस्टम, राम्स। ठीक है, इसको हटाओ, पता नहीं क्या है, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग पोचिंग ऑफ द एनिमल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे, ज़बरदस्ती इंक्रोचमेंट ना करें वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिनिमम forest, minimum encroachment to the forest. It is necessary for the world. It is necessary for the world future to conserve glacier, corals, wetlands, and forest, and work on the betterment of the sustainable future to reduce the climate change. इसको हटा देना, पता नहीं क्या लिखा है। It is necessary for the world future to conserve glacier, corals, wetland, and forest, and work on the betterment of the sustainable future to reduce climate change. ठीक है, तो आज हमारा ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट पे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिया अभी? मेराइन पे कर लिया, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन पे कर लिया, ठीक है, और कॉज एंड इम्पैक्ट कर लिया हमारे ग्लेशियर्स, कोरल्स, वेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट के। फिर नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पानी का, फिर चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग आउट द करेक्टरिस्टिक्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट।
मैंग्रोव फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स और उसके इंपॉर्टेंस बताओ। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स जो कि ग्रो होते हैं कहाँ पर? लो लाइंग कोस्ट पर, एस्चुरीज पर, मडी रीजन पर, मार्शेज एंड लगून्स पर, और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, राइट। तो मैंग्रोव्स वो होते हैं ना। इनकी करेक्टरिस्टिक्स पूछी है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जैसे कि इट रिक्वायर्स हाई सोलर रेडिएशन टू फिल्टर सेलाइन वाटर थ्रू देयर रूट्स एंड लीव्स। क्योंकि ये मैंग्रोव्स हमारे कोस्टल रीजन के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो किसके ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं? सेलाइन वाटर के कांटेक्ट में होते हैं। तो ये टॉलरेंट होते हैं बट ज़्यादा टॉलरेंट नहीं होते हैं, टॉलरेंट टू सेलाइन वाटर। कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन। सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं। विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। सीड जर्मिनेट लीव्स इटसेल्फ, मतलब खुद से ही जर्मिनेट करते हैं। डू नॉट टॉलरेंट टू फ्रॉस्ट बट कोप टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 डिग्री के सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर को कॉप अप कर सकते हैं। स्टोर करते हैं वाटर को इन द थिक सेक्यूलेंट लीफ। तो आप याद करना हो तो याद कर लेना, वैसे याद हो नहीं पाएगा। सेक्यूलेंट लीफ, तो आप इतना ही याद करना, इसको काट दो, थिक लीव्स याद कर लो बस, ठीक है। स्टोर वाटर इन देयर लीव्स। फिर आता है इंपॉर्टेंस। क्या है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस? और बात एक ही है, ठीक है। क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाई टाइड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाई टाइड वाटर फोर्स, स्लो डाउन द मेराइन इरोजन से स्लो डाउन करता है। और क्या इंपॉर्टेंस है? ऑब्वियस बात है, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लाइक अस्थमा एविसीनिया स्पीशीज जो अस्थमा के लिए यूज़ की जाती है। नेचुरल डिजास्टर से बचाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरह काम करता है फिशीज़ के लिए, जो कि हाई प्रोडक्टिविटी, मल्टीपल इकोलॉजिकल निश और हाई डाइवर्सिटी होती है। ऑब्वियसली बात है, मैंग्रोव इकोसिस्टम हमने पढ़ा है जो कि इकोटोन का पार्ट है, जिसके अंदर हाई सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन। फिर आता है वनरेबल स्पीशीज़ है, डिफरेंट स्पीशीज़ एक्ट एज इकोटोन। इकोलॉजिकल बेनिफिट जो कि टिम्बर का है, जैसे वुड सप्लाई, लोकल्स, इको टूरिज्म और फिशरीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, इको टूरिज्म भी। कल्चर सिग्निफिकेंस भी है, जैसे कि यहाँ पर जो कल्चर सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर सुंदरबन का बॉम्बिबी एक तरह से फेस्टिवल है, जो कि वहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों मनाते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंस से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ का, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट तो हो गए, ठीक, बट आया है 15 मार्क्स का ये। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे हम? इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिख सकते हैं और ऐसे करके कंक्लूजन करके ख़त्म कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है, मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा ये ऐड किया है क्योंकि ये फ्यूचर में कोई पूछ ले तो मैंने सारा का सारा चीज़ें कंप्लीट करी हैं। क्वेश्चन तो वैसे यहीं पर ख़त्म हो चुका है। 6 पार्ट इसके, 6 पार्ट 12-15 पार्ट, 12-15 पॉइंट्स हैं। ईजिली 15 मार्क्स का भी आएगा तो हो जाएगा काम, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक, जैसे कि इंडिया लॉन्च मिस्टी, इंडिया ने मिस्टी लॉन्च की है ताकि मैंग्रोव कवर को बढ़ाया जा सके। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। SAIME सेम सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम इनिशिएटिव। कैंपा फंड बनाया है, इससे रिलेटेड EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है। CRZ जोन्स बना गए हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो कोस्टल के ऊपर जो जोन है, कहाँ से कितना एरिया कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पर कहाँ पर कितनी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, कि क्या कमर्शियल यूज़ के लिए किया जा सकता है, कितना एरिया, वो सारा डिसाइड करता है हमारा CRZ जोन डिसाइड करता है। कॉजेज़ क्या हैं डिप्लीशन के? जैसे कि हमारा मेराइन कल्चर एक्सपेंशन होना, एग्रीकल्चर बढ़ना, नेचुरल डिज़ास्टर होना, एग्रीकल्चर कन्वर्जन, मतलब एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो जाना, दूसरा यानी कि एग्रीकल्चर बढ़ना, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, और क्या हमारा इससे इरोजन, जैसे कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारा टूरिज़्म भी एक प्रॉब्लम है, और क्या हमारा अनसस्टेनेबल फिशिंग भी होना, और क्या क्या अर्बनाइजेशन होना, पॉल्यूशन होना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होना। तो ये सारे सारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। क्या वे फॉरवर्ड है? जो मैंग्रोव है वो कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिटरेंस की तरह काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा लोकल कम्युनिटी या फिर कोस्टल रीजन के लोगों के लिए।
सिंपल वे फॉर ये जो वे फॉर ये तो हमारा कंक्लूजन में आ गया। और क्या, ड्रोन मॉनिटरिंग करता है थ्रू एआई, ताकि इलीगल एक्टिविटी जो कि हमारा इलीगल कटिंग है मैंग्रोव की वो बचाई जा सके। मैंग्रोव R&D टू लेवरेज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेडिकल पर्पस के लिए हम इसको यूज़ किए कर सकते हैं, मेडिसिनल और हमारा लेवरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू मैंग्रोव R&D करके। ये कुछ सुझाव हैं। अब क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है वे फॉरवर्ड के लिए कि अगर पूछ लिया जाए कि क्या करना चाहिए, तो ये मैंग्रोव फर्स्ट लाइन ऑफ कोस्टल डिफेंस से सपोर्ट करता है लाइवलीहुड बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट गोल को, कंजर्व करता है हमारे और अचीव करता है हमारा सस्टेनेबल गोल 13 क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो लाइफ ऑन अर्थ। तो ऐसा करके तो ये ज़रूर याद रख लेना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो ज़रूर याद रख लेना, इससे आपके बहुत सारे कॉन्क्लूजन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा पॉवर्टी हो, सोसाइटी के जितने भी पार्ट हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप कॉन्क्लूजन को एंड कर सकते हो। और क्या है हमारा वे फॉरवर्ड इससे लाइफ, एल से हमारा लोकल कम्युनिटी का एम्पावरमेंट होता है। और क्या होता है हमारा, और होता है हमारा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होता है, इंटरनेशनल लिखा है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, फ्यूचरिस्टिक रिसर्च CRZ जोन और इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन इन्फोर्समेंट द्वारा किया जाना ये हो सके। लाइक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में रामसार, UNEP और ब्लू कार्बन, ये सारा सेम। फ्यूचरिस्टिक रिसर्च के अंदर क्लाइमेट रेजोल्यूशन स्टडीज़ और इन दोनों का इन्फोर्समेंट करना, सेम चीज़। स्मार्ट से SM से हमारा मॉनेटरी सपोर्ट देना, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाना। और ये क्या हमारा, ये लिखा है हमारा रिमोट सेंसिंग, REMOT, रिमोट सेंसिंग का डिवाइस को यूज़ करना कि कहाँ कहाँ मैंग्रोव है और कहाँ कहाँ उसको थ्रेट है इलीगल एक्टिविटीज़ से। और ट्रेनिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर ट्रेन करना वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारा हमने मैंग्रोव से रिलेटेड टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है एक पेज के अंदर। तो मैंग्रोव से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इसके अंदर आप सारे चीज़ें कर लोगे, ठीक है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, अब आ जाता है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। तो हमने मैराइन पढ़ लिया, हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया, हमने मैंग्रोव पढ़ लिया है, और हमने क्या पढ़ लिया है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन पढ़ लिया है। देन हमने ये ग्लेशियर कोरल रीफ्स, इसके इम्पैक्ट्स और उसके कॉज पढ़ लिए हैं। अब पढ़ने वाले हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि शायद बीच में वीडियो रुक गई थी, आई थिंक, तो मुझे लगता है कि आप दोबारा समझाना चाहिए अब कहाँ पर रुकी थी, ये नहीं पता मेरे को। चलिए, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, कि फॉरेस्ट का स्टेटस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मतलब क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ISFR की रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ गया है ऑलमोस्ट 1400 स्क्वायर किलोमीटर, जितना था उससे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। एज पर 2021, ये 2020 बार बार 7 बोल रहा हूँ मैं, 2021 यानी कि 2021 से लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया बढ़ गया। ऑब्वियस बात है, पास्ट की बात कर रहा है तो हमारा फ्यूचर की कहाँ पर आएगा इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात हमारा जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना था हमारा 25.7% हो गया है, और ये बढ़ाने की बात की जा रही है 33% बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के दौरान के अकॉर्डिंग, राइट। दूसरी चीज़, एज पर 2023 के अकॉर्डिंग ये हो गया, छत्तीसगढ़ जो है हमारा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है और मैक्सिमम मिजोरम है। वैसे ये मैंने लेटेस्ट डाटा ऐड ऑन किया है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ी मेरे को दिख रही थी कि क्योंकि मैंने डाटा चेंज किए हैं, अभी लेटेस्ट जो डाटा है उसके हिसाब से मैंने ये किया है। तो आपको थोड़ा बहुत कटा वटा भी मतलब कट भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पर पहले आंध्र प्रदेश था, अब छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना था, अब UP हो गया, राइट। सेम। अब स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, अब इनमें से कोई सा भी करके आप क्या कर सकते हो, इंट्रो बना सकते हो। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है, फॉरेस्ट 0.5% से बढ़ा है और ट्री कवर 1.29% से बढ़ा है। इसको डाटा इतना भी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। मैंग्रोव कवर कितना बढ़ा है हमारा, मैंग्रोव हुआ है हमारा इंक्रीज हुआ है 54 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है। और क्या, इसको फालतू को याद करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल याद भी नहीं होगा, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट में एक एक चीज़ याद रखो। बैम्बू कवर कितना हुआ है, इट कवर लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फील्ड, एक्सपेंशन ऑफ 0.32 मिलियन ऑफ हेक्टेयर लगभग बढ़ा है हमारा।
टॉप स्टेट कौन कौन सी है हमारी? छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा और राजस्थान, जहाँ पर फॉरेस्ट क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। मध्य प्रदेश ऐसा है इसके अंदर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, फॉलोड बाय, इसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र के अंदर है फॉरेस्ट कवर। और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर, मतलब स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। कार्बन स्टॉक, रिफॉर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ द कार्बन stored in the forest in the form of biomass, soil, dead and litters। लिटर मतलब आपको पता ही है कि जो एक तरह से उसकी बात कर रहा है सीवेज टाइप की, उसमें कार्बन स्टॉक, सीवेज में जो इतना कार्बन स्टॉक होता है। तो कार्बन स्टॉक, ठीक है, ये डेड वुड है। दिस इज डेड वुड, ठीक है, डेड वुड और लिटर यानी कि खराब, कुछ कूड़ा कबाड़ा गार्बेज, ठीक है, कुछ वैसे तो लिटर तो हम हर चीज़ को बोल सकते हैं, बट यहाँ पर जो लिटर है हमारा, ये लिटर ट्री के कंपेयर में आता है हमारा कि पत्तियाँ पुत्तियाँ जो भी गार्बेज की तरह से पड़ी हैं। तो कार्बन स्टॉक कितना है हमारा, उसके बारे में बताया गया है कि कार्बन स्टॉक है हमारा लगभग, जो कि कार्बन स्टोर्ड है कहाँ पर? बायोमास में, सॉइल में, डेड वुड में और लिटर में, उसके बारे में बताया गया है कि कार्बन स्टोर्ड फॉरेस्ट के अंदर किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, सॉइल, डेड वुड और लिटर के फॉर्म में होता है। राइट, समझ में आया होगा। बाकी और सब तो नॉर्मल पॉइंट थे, इसमें थोड़ी दिक्कत थी। फिर आता हमारा ये पॉइंट, पता नहीं क्या लिखा है, इसको काट दो। चलो 6 पॉइंट है, 6, ठीक है। नेक्स्ट पता है, कभी कभी मेरे को मेरी राइटिंग ही समझ में नहीं आती है, मगर कोई नहीं, काफ़ी मैं इतने इनफ पॉइंट देता हूँ कि आपको, कि आप एक दो पॉइंट स्किप भी कर दो तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। जो समझ में नहीं आ रही इसको लिख के भी क्या फ़ायदा। राइट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया। अब बात कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, ठीक है। जैसे हमारा मैंग्रोव है, एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द कोस्टल इरोजन, प्रोटेक्ट साइक्लोन, सुनामी, और मैंग्रोव मैनी स्पीशीज क्लीन वाटर। तो ऑलरेडी हमने मैंग्रोव के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। फॉरेस्ट एज ए रिसोर्स, जो कि हमारा कार्बन सिंक की तरह काम करता है और ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। और क्या करता है? जैसे कि इंक्रीजिंग बैम्बू कवर है, लाइक सोर्स ऑफ लिवलीहुड का काम करता है हमारा ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो कि इन एक्सपेंसिव मेथड है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए। टिम्बर प्रोड्यूस करता है, फ्यूल वुड और प्लाईवुड। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, टिम्बर, रबर इंडस्ट्री, मेडिसिन वगैरह। इकोनॉमिक सर्विस लाइक बेनिफिट्स टू द ह्यूमन कम्युनिटी लाइक क्लीन वाटर, स्टेबल सॉइल, क्लीन एयर, रिड्यूस सॉइल इरोजन को करता है, रिड्यूस सॉइल इरोजन करता है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लाइक लेदरिंग इंडस्ट्रीज, ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, एडिबल स्पाइसेस, इंक, फार्मा, टेक्सटाइल, टर्पेंटाइन वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठाओ और आप देख सकते हो, ठीक है। 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, आप इजीली इसको एड्रेस कर लोगे। फिर आता हमारा फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, इट इज नीड टू मेंटेन अ बायोडाइवर्सिटी बैलेंस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल कंजर्वेशन, नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड बाय एफॉरेस्टेशन, नीड टू बी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। अभी ये वाला मैंने यहाँ से जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, एंड अफेक्ट द इकोलॉजिकल इम्बेलेंस एंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। राइट, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा आप इसके अंदर जोड़ लेना, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है? नेशनल फॉरेस्ट प्रोग्राम, कुछ पॉइंट्स हमारे मैंग्रोव वाले हो जाएंगे, मिस्टी आ जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ एफॉरेस्टेशन, कैंपा फंड है, नेशनल बैम्बू मिशन है, और मिस्टी ऑलरेडी हमने बात कर ली थी। राइट, तो आज हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए जिसके अंदर हमारा फॉरेस्ट, जिसके अंदर आता है हमारा फॉरेस्ट कर लिया हमने, मैंग्रोव कर लिया, और कौन सा कर लिया हमने? डिफरेंट ग्लेशियर, उसके इम्पैक्ट, ये सब देख लिया। और क्या कर लिया? और हमने मैराइन रिसोर्सेज पढ़ लिए सारे सारे। तो आज हमने 4 टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट करे हैं। कल सेम हम आगे बढ़ेंगे, कोशिश में धीरे धीरे चीज़ें ही को एक एक चीज़ पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
और शायद इसलिए थोड़ा समय भी जा रहा है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट थोड़े इजी हैं समझना, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो ज़्यादा फैक्चुअल बेस है, और प्रीलिम्स अगर आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है चीज़ों को समझना, राइट। कोई नहीं, हम बहुत जल्दी ही चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।